नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में आज ये 12वां लेक्चर है। इसमें आज हम लोग बायोडाइवर्सिटी का लास्ट चैप्टर यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हुए हैं, जिनमें विभिन्न सारी संधियां, कन्वेंशंस, समझौते शामिल हैं या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण हुआ है, वो सब हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो आपके सामने यहाँ पर एक लिस्ट डिस्प्ले हो रही है, इसको एक एक करके देखते हैं और ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। जैव विविधता पर जो कन्वेंशन हुआ है, कार्टागोना प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, आईची लक्ष्य, साइट्स, COP18 जिनेवा में जो भारतीय पक्ष द्वारा वन्य प्रजाति के परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव रखा गया था, फिर ट्रैफिक, WCS और मैब यानी मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। तो ये सभी हम इसमें डिटेल में कवर करेंगे। दोस्तों, लोक सेवा आयोग की जो भी परीक्षाएं हैं उसमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी से अब क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है और उनका लेवल वही है जो मैं आपको इस श्रृंखला में दे रहा हूँ, यानी हर टॉपिक के बारे में डिटेल नॉलेज, क्योंकि बिना डिटेल्स में गए आप लोक सेवा आयोग के नए पैटर्न के क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज कम क्रैश कोर्स प्रोग्राम जो खंड शिक्षा अधिकारी के लिए चल रही है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले हमारा डेमो टेस्ट डाउनलोड कर लीजिए। डेमो टेस्ट आप हमारी एंड्रॉयड ऐप या वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में ही फ्री डेमो टेस्ट आप वहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि क्वालिटी कंटेंट और मटेरियल टेस्ट का अच्छा है तो आप निश्चित रूप से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में जो भी जानकारी चाहिए आप इस नंबर पर 9506742546 पर बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको PDF नहीं मिल रही है, फ्री PDF जो हमारी डेमो टेस्ट की है, तो आप इस नंबर पर मैसेज करिए या कॉल करिए, आपको फ्री डेमो की PDF भी भेज दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए बहुत सारे प्रयास हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, उसमें हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं जैव विविधता पर अभिसमय यानी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो ये क्या है, इसमें 196 पक्षकार देशों वाला एक कानूनी और बाध्यकारी पर्यावरण समझौता है। मतलब ये लीगल स्टेटस है और साथ में बाध्यकारी भी है। अगर इसका कोई अनुपालन नहीं करता है तो उसके लिए खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण एवं विद्यमान चुनौतियों का सामना करना, उनका समाधान करना है। इस कन्वेंशन को रियो सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में उसमें 3 सिस्टर कन्वेंशंस एक साथ पारित किए गए थे। उन पे सहमति भी नहीं थी विभिन्न देशों में। उसी में जैव विविधता पर अभिसमय या कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी भी शामिल है। तो इसमें कौन कौन से सिस्टर कन्वेंशंस थी? एक तो UNFCCC का निर्माण हुआ था यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। दूसरा CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं। और तीसरा UNCCD यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन। ये सभी हमने पहले दूसरे लेक्चर्स में जहाँ पर हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में पढ़ा था वहाँ पर ये सब डिस्कस किया था। तो ये तीसरा वाला ये क्या है, मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए यूनाइटेड नेशंस का अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी ये प्रभावी कब से हुआ? 1993 से। तो 1992 में इसकी संकल्पना हुई, लेकिन ये मूर्त रूप में यानी प्रभावी हुआ 1993 से। भारत भी इसका एक पक्षकार है यानी इसका एक सदस्य देश है जिसने 5 मई 1992 को इस संधि पर हस्ताक्षर किया। यानी 5 मई 1992 को भारत ने इस संधि को हस्ताक्षर किया और 19 मई 2004 को CBD का अनुमोदन किया। पहले तो वो सहमत हुआ कि हम इस कन्वेंशन में शामिल होंगे और फाइनल अप्रूवल अपना दिया 19 मई 2004 को। इस समय वर्तमान में कितने लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, यानी विश्व के
171 देशों ने इस संधि पर या इस कन्वेंशन पर साइन कर दिए हैं। कार्टागोना और नागोया प्रोटोकॉल जो है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, और उसके साथ जो है नागापो क्वालालंपुर अनुपूरक संधि इसी अभिसमय के तहत किए गए हैं। तो ये सभी जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं उनकी मदर जो है कन्वेंशन कौन सी है? कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। अब बात करते हैं कार्टागोना प्रोटोकॉल की, बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कार्टागोना प्रोटोकॉल का पूरा नाम क्या है? कार्टागोना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, जिसको हम शॉर्ट में CPB कहते हैं। कार्टागोना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो सजीव संशोधित जीव यानी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, अब यहां पर जो है एक शब्द आया है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसका क्या मतलब हुआ? यानी ऐसे जीव जंतु जिनका जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से जो है उनके जेनेटिक संरचना में कोई बदलाव करके जो है उनकी नई प्रजाति विकसित करना, या उनमें जो है कोई बीमारी रही हो जेनेटिक तो उनको सुधारने के लिए इस तरह का काम करना। तो जो भी जीव जंतु जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से जिनकी जो है जेनेटिक संरचना में कोई बदलाव कर दिया जाता है उनको हम जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो इसका उद्देश्य क्या है कि आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो जीव हैं उनके द्वारा उत्पादित संभावित जोखिमों से जैव विविधता की रक्षा करना। आपने सुना होगा कई सारी फसलों में जो है जिनको GM क्रॉप्स कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, तो उसमें क्या है वो निश्चित रूप से जो है अच्छी फसल पैदावार करती है। कोई ऐसी होती है जिनको जो बहुत कम पानी में उगाया जा सकता है, बहुत ठंडे जगहों पे उगाया जा सकता है। इन्हीं सब आवश्यकताओं को देखते हुए जो है फसलों की जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है। लेकिन उनमें क्या होता है, कहीं वो किसी खास बीमारी के प्रति ससेप्टेबल तो नहीं हो गए हैं, या उनसे जो है किसी दूसरे वातावरण में ले जाने से कोई बहुत बड़ा नुकसान तो ना हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है इस प्रोटोकॉल में कहा गया है कि जो भी, चाहे वो जीव हो चाहे पादप हो, अगर उनको जो है जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है और उनसे कोई खतरा उत्पन्न होने की उम्मीद है तो उसको यहाँ पर रोकना है। अब ये जो कार्टागोना प्रोटोकॉल है इसको 29 जनवरी 2000 को अंगीकृत किया गया और इसका हस्ताक्षर जो है 15 मई 2000 को जो है कोलंबिया के कार्टागोना में प्रारंभ किया गया था। फाइनली ये प्रभावी हुआ 11 सितंबर 2003 को। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें जो है याद रखनी है कि वर्ष 2000 में जो है ये अंगीकृत हुआ, उसके बाद जो है ये प्रभावी हुआ जो है 2003 में। अब बात आती है कि भारत भी इसका एक सदस्य है, तो भारत के द्वारा जो है इस प्रोटोकॉल की पुष्टि जो है 23 जनवरी सन 2003 को की गई। इस समय इसमें 171 देश जो है भागीदार हैं जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं कन्वेंशन पर, और हस्ताक्षर जो है केवल किए हैं वो 103 देशों ने, यानी 117 जो है देश जो है इसके साथ हैं, इस संधि में शामिल हैं। लेकिन हस्ताक्षर करने का मतलब होता है कि अपना फाइनल अप्रूवल दे देना हस्ताक्षर करके, तो वो जो है केवल अभी 103 जो है देशों ने किया है। अब अगला प्रोटोकॉल नागोया प्रोटोकॉल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है 2010 का प्रोटोकॉल है और इस संधि को या इस प्रोटोकॉल को एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग यानी ABS समझौता भी कहा जाता है। अब इसको ABS समझौता क्यों कहा जाता है ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम जो है तीन जो हमारे सामने इसके मुख्य घटक दिए हुए हैं जो एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, यानी ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आनुवांशिक संसाधनों तक पहुँच, यानी सभी की जो है आनुवांशिक संसाधनों तक पहुँच हो। दूसरा, सारे जो पक्षकार देश हों वो एक दूसरे को इस संबंध में यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोडाइवर्सिटी और इससे संबंधित जो भी उनके पास टेक्नोलॉजी हो उसको आपस में शेयर करें, जिससे सभी देश जो है एक समान रूप से जो है पर्यावरण के संरक्षण और विशेषकर बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए जो है प्रयास कर सकें। तीसरा, प्राप्त फल का निष्पक्ष एवं न्यायसंगत साझाकरण। इसका क्या अर्थ हुआ यहाँ पर? इसका अर्थ ये हुआ, मान लीजिए एक संयुक्त जो है टीम बनाई गई किसी विशेष अभियान के लिए और उन्होंने जो है कोई खोज की, और उसका क्या होना चाहिए
कि खोज का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए या केवल उस ग्रुप को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अब हम एक समझौते से जुड़े हुए हैं, तो उस समझौते के जितने भी पक्षकार हैं सभी को जो है उसका लाभ मिलना चाहिए। तो ये 3 प्रमुख घटक या प्रमुख सिद्धांत हैं नागोया प्रोटोकॉल के। अब इसके बारे में फैक्ट्स क्या हैं। प्रोटोकॉल जो है अंगीकृत हुआ जो है 24 अक्टूबर 2010 को। और ये नागोया क्यों कहलाया, क्योंकि ये जो है नागोया नामक जगह है जापान में, वहां पर जैव विविधता का सम्मेलन हो रहा था, COP10 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 10 जो हो रहा था, उसी में जो है इसको अंगीकृत किया गया और ये एक्चुअल में प्रभावी हुआ 2014 से। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है, 2010 में इसको अंगीकृत किया गया और 2014 से ये प्रभावी हुआ। भारत भी इसका सदस्य है। भारत ने 11 मई 2011 को जो है इस पर हस्ताक्षर किए और भारत द्वारा जो है इसका जो अनुसमर्थन किया गया यानी जिसको अपना लिया गया वो 9 अक्टूबर 2012 से अपना लिया गया। आगे चलते हैं। अब इसी से जुड़ा जो है एक और प्रोटोकॉल है नागोया कुआलालंपुर अनुपूरक संधि। तो ये जो है कार्टिजोना संधि के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है, जिसे 15 अक्टूबर 2010 को नागोया जापान में CBP यानी कार्टिजोना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी की 5वीं बैठक में अपनाया गया था। भारत ने 19 दिसंबर 2014 को इसका अनुसमर्थन किया था। तो यानी नागोया कुआलालंपुर जो अनुसंधि है, ये अनुपूरक संधि कार्टिजोना संधि को ही और प्रभावी, उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए जो है लाई गई थी। तो यहां पर महत्वपूर्ण क्या है कि इसको 2010 में अपनाया गया था और यहां पर भारत जो है इसमें 2014 में जुड़ा। अगला हम देखते हैं आईची लक्ष्य, इसको आईची टारगेट के नाम से जानते हैं और ये एक्चुअल में है किसके लिए, बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता के लिए। तो इसको हम आईची जैव विविधता लक्ष्य भी कह सकते हैं। ये क्या है, ये एक कॉन्सेप्ट है कि 10 साल में जो है किस तरह से जैव विविधता को संरक्षित किया जा सकता है, उसके बारे में ये जो है एक व्यापक रणनीति है। तो आईची लक्ष्य जो है 10 वर्षीय लघु अवधि यानी 2011 से, कब से प्रारंभ होके और 2020 तक, 2011 से 2020 के 10 वर्षों में जैव विविधता के संरक्षण संबंधी एक व्यापक रणनीति है। आईची लक्ष्य को भी 2010 के नागोया प्रोटोकॉल, जो नागोया में ही COP हुआ था, COP10 में अपनाया गया था। तो ये नागोया जो है जापान का शहर है और यहीं पर याद करें कि 2010 और किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो 2010 को जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष भी घोषित किया गया था। कभी कभी पूछ लेते हैं कि यूनाइटेड नेशंस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष किसको घोषित किया गया था, 2010 को, और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जैव विविधता दशक यानी डिकेड घोषित किया गया था 2011 से 2020 के वर्ष को, क्योंकि इसी बीच जो है सबसे ज़्यादा इसको प्रायोरिटी बेस पे जो है बायोडायवर्सिटी पे काम हुआ है। आईची लक्ष्य के तहत 20 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। अब इन 20 लक्ष्यों को जो है 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिनको हम आगे जो है जल्दी जल्दी देखेंगे। तो 20 लक्ष्य हैं और 5 भाग हैं। पहला भाग जिसको हमने ABCD में लिखा है, जैव विविधता हानि के कारणों का संज्ञान लेना, यानी जैव विविधता किस कारण कम हो रही है इसको पता लगाना। तो इसके लिए क्या करना होगा, जैव विविधता जागरूकता में सुधार, जैव विविधता मूल्यों को राष्ट्रीय विकास, हानिकारक सब्सिडी एवं आर्थिक प्रोत्साहन में सुधार और संवहनीयता हेतु कार्यक्रम क्रियान्वयन। आगे इसका दूसरा जो लक्ष्य है वो क्या है, दबाव को घटाना एवं संवहनी उपयोग को प्रोत्साहित करना। तो दबाव को घटाने के लिए क्या करना होगा, पर्यावरण की क्षति एवं विखंडन को कम करना, यानी जो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण जो है फ्लोरा और फाना जो प्रभावित हो रहे हैं उसको कम करना, मत्स्य संवहनीयता, ऋषि एवं वनिकी को सतत बनाना, प्रदूषण कम करना, ये सभी जो है इसके अंतर्गत आता है। तीसरा है परितंत्रों, प्रजातियों और जीनों की सुरक्षा करना। परितंत्र यानी इकोसिस्टम, स्पीसीज, और जो है जीन को सुरक्षित करना, यानी जीन पूल, जीन बैंक के माध्यम से।
तो विशेष संकटग्रस्त स्थलों का संरक्षण एवं प्रबंधन, जिसके अंतर्गत जो है नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व ये सब खोले जाते हैं। संकटापन्न प्रजातियों की विलुप्ति से रोकना, जो IUCN के द्वारा जो है डेटा बुक में निकाला जाता है। और आनुवांशिक विविधता बनाए रखना, यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी को बनाए रखना। अगला, जैव विविधता एवं परितंत्रीय लाभ को बढ़ाना, तो उसके लिए जो है वन अवमूल्यन को कम करना, आनुवांशिक संसाधनों को पहुंच और लाभ बंटवारा, और परितंत्रीय सेवाओं यानी जल, वन, आजीविका की सुरक्षा करना। और आखिरी क्या है, भागीदारी पूर्ण नियोजन, ज्ञान प्रबंधन एवं क्षमता निर्माण द्वारा क्रियान्वयन का विस्तार करना। अब इसके क्रम में जो है राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति एवं कार्य योजना का क्रियान्वयन, पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा, ये सभी इसके अंतर्गत आता है। अब एक टर्म आपने सुना होगा साइट्स, इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसके फुल फॉर्म पे ही बात करते हैं। कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ये जो है साइट्स का फुल फॉर्म है, जिसको याद कर लीजिएगा। एक एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए कभी भी पूछा जा सकता है। तो साइट्स है क्या, वैसे वन्य जीव और वनस्पति, यानी जो है जो वाइल्ड लाइफ है, जिसमें जो है वन्य जीव भी आते हैं, वनस्पतियां भी आती, की लुप्त पाए प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अभिसमय विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण समझौता है। यानी जो प्रजातियां लुप्त प्राय हैं, इंडेंजर्ड हैं, अगर उनका जो है कहीं व्यापार किया जा रहा है तो उस व्यापार को रोकने के लिए ये जो सबसे बड़ा जो है विश्व का समझौता है। इस कन्वेंशन पर 1973 में वाशिंगटन में आयोजित इस प्रथम सम्मेलन पे ही सहमति बन चुकी थी, परंतु यह कन्वेंशन 1 जुलाई 1975 में लागू हुआ। यानी अगर आपसे कोई पूछे ये कब से प्रभावी हुआ, तो ये 1975 से प्रभावी हुआ था। साइट्स को वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वाशिंगटन में जो मीटिंग हुई थी, जो बैठक हुई थी, वहीं पर जो है इसके बारे में सहमति बनी थी। अब भारत की स्थिति साइट्स के साथ क्या है, तो भारत साइट्स में 1976 में जुड़ा था 25वें सदस्य के रूप में। साइट्स के अंतर्गत चयनित प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित किया जाता है। साथ ही विभिन्न राष्ट्रों को प्रजातियों के व्यापार नियंत्रण पर निर्देश भी दिए जाते हैं। कोई प्रजाति अगर विलुप्त हो रही है तो उसका व्यापार न किया जाए, उसका मांस के लिए शिकार न किया जाए। तो इस तरह का पूरा जो है नियंत्रण और लिमिटेशंस यहाँ से दी जाती हैं। इस संधि समझौते के अंतर्गत सभी प्रजातियों को एक लाइसेंसिंग प्रणाली के द्वारा ही अधिकृत किया जाता है। और सबसे आखिरी जो इसका वो है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संधि समझौते के अधीन प्रत्येक देश को साइट्स के दिशा निर्देशों के अनुसार कानूनी पारित करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। यानी अगर आप इस कन्वेंशन से जुड़ चुके हैं तो आपको अपने देश में इसको लागू करने के लिए कानूनी रूप से एक विधान या कानून पारित करना होगा, जिससे जो है लुप्त प्राय जीव जंतुओं, वनस्पतियों का जो अवैध व्यापार है उसको रोकने के लिए आपको प्रयास करना होगा। हालांकि एक सदस्य देश सूचीबद्ध प्रजातियों में से किसी भी प्रजाति के संरक्षण को स्वयं से अलग कर सकता है। अब यहाँ क्या मामला है, मान लीजिए कि हमारे देश में कोई प्रजाति जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और वही जो है अमेरिका की जो है किसी कंट्री में जो है वहाँ पर विलुप्त प्राय घोषित है। तो मान लीजिए भारत जो है इस कन्वेंशन का हिस्सा है और कन्वेंशन में तो ये कहा गया कि जो है ये सूचीबद्ध हैं, यानी इनके व्यापार को नियंत्रित करने के लिए सभी देशों को कानून बनाना चाहिए। लेकिन भारत में जो है उसका अलग महत्व है उस प्रजाति का, और यहाँ पर वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो भारत जो है उस प्रजाति को लेके अपने आप को जो है अलग कर सकता है, यानी उस पर वो कानून जो है बनाने के लिए बाध्य नहीं है। आगे चलते हैं। अब इसमें वर्तमान में हस्ताक्षरकर्ता देश कितने हैं, 183 देश जो है इसके जो है हस्ताक्षर करता है। साइट्स का कॉप सम्मेलन प्रत्येक 3 वर्ष में होता है, यानी साइट्स का भी सम्मेलन जो होता है वो हर 3 वर्ष के अंतराल में होता है। कॉप 1 यानी पहला जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज था साइट्स का, वो 1976 में बर्न स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ था। साइट्स का कॉप 18 2019 में 17-18 अगस्त को जिनेवा स्विट्जरलैंड में संपन्न हुआ था। और कॉप 18 कोलंबो श्रीलंका में प्रस्तावित था, लेकिन इसको रद्द कर दिया गया था, वहाँ पर एक समस्या आ गई थी।
तो आपको अंतिम कॉप जो हुआ था उसकी डेट याद रखनी चाहिए। 17 से 28 अगस्त को ये 2019 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में संपन्न हुआ था। साइट्स के अंतर्गत संरक्षित जीवों को निम्नलिखित 3 परिशिष्टों में यानी 3 शेड्यूल्स में बांटा जाता है। ये 3 शेड्यूल्स कौन से हैं? तो सबसे पहले आपके सामने है शेड्यूल 1 यानी परिशिष्ट 1। इसमें क्या है? विलुप्ति के संकट वाली प्रजातियां। इसमें वो सारी प्रजातियां हैं जो संकटग्रस्त हैं। प्रजातियों के नमूनों को मात्र अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में अनुमति दी जाती है, नहीं तो अनुमति नहीं दी जाती है। परिशिष्ट 2 या शेड्यूल 2 के जो इसमें जीव जंतु, इसमें विलुप्ति के आवश्यक रूप से संकटग्रस्त स्थिति में नहीं है, परंतु इन प्रजातियों के अस्तित्व को असंगत उपयोग से सुरक्षा और व्यापार को नियंत्रित किया जाना चाहिए। यानी प्रजाति अभी तो संकटग्रस्त नहीं है, लेकिन अगर उसका अंधाधुंध व्यापार और शिकार होता रहा तो वो संकटग्रस्त हो सकती हैं। तो ऐसी प्रजातियों को पहले से ही संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। इसी क्रम में जो है ये परिशिष्ट 2 में शामिल किए जाते हैं। और परिशिष्ट 3 यानी शेड्यूल 3 में क्या है? ऐसी प्रजातियां जो कि कम से कम एक देश में संरक्षित हैं और उस देश के द्वारा साइट्स के अन्य पक्षकारों से इन प्रजातियों के व्यापार को नियंत्रित करने में सहायता मांगी जाती है। यानी एक देश में जो है उनकी संख्या कम होने के कारण उनको संरक्षित घोषित कर दिया गया है, वो संकटग्रस्त हैं। लेकिन अन्य देशों में अभी वो स्थिति नहीं आई, फिर भी जो है साइट का सदस्य होने के नाते जो है वो देश सभी साइट के सदस्यों से मांग करता है कि आप भी इसके संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाइए। अगला, अब हम बात करते हैं कॉप 18 जो जिनेवा में हुआ था। यहां पर क्या हुआ था? यहां भारत द्वारा वन्यजीव प्रजाति के परिवर्तन संबंध में प्रस्ताव दिया गया था। और ये प्रस्ताव किसके बारे में है? जो हमने अभी शेड्यूल देखे तीनों उसी से संबंधित है। तो भारत ने स्मूथ कोटेड ऑटर, ये सभी क्या है? ये सभी जो है संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। स्मॉल कॉल्ड ऑटर, इंडियन स्टार टार्ट्रिस, टोक्यो गेको, वेड फिश, इंडियन रोजवीड की सूची में परिवर्तन की बात की थी। इंडिया ने क्या कहा कि इंडियन रोजवुड को परिशिष्ट 2 से हटा लेना चाहिए और स्टार टॉर्टवाइस को परिशिष्ट 2 से परिशिष्ट 1 में रखना चाहिए, यानी जो विलुप्ति के कगार पर है उस वाली सूची में, पहली सूची में। और स्मूथ कोटेड ऑटर और स्मॉल क्लॉड ऑटर और टोक्यो गेको को परिशिष्ट 2 से हटाकर परिशिष्ट 1 में रखना चाहिए। क्योंकि आप यहाँ पर आपने देखा कि परिशिष्ट 2 से ज़्यादा जो है केयर किसकी होगी? परिशिष्ट 1 वाले की, क्योंकि विलुप्ति के संकट वाली प्रजातियां हैं। इसलिए भारत ने कुछ प्रजातियों को कहा कि 2 से हटाकर 1 में रख देना चाहिए। अगला नाम ट्रैफिक। तो ट्रैफिक ये यातायात वाला नहीं है, यहाँ पर ट्रैफिक जो है ये एक नेटवर्क है जो वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। यानी वाणिज्य और व्यापार में जो भी जीव जंतुओं के प्रजातियों का व्यापार किया जाता है उस पर निगरानी रखने वाली संस्था या उस पर जो है नियंत्रण रखने वाली संस्था जो है ये ट्रैफिक है। इसको हम वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क कहते हैं। यानी अगर वन्य जीवों का किसी भी प्रकार से जो व्यापार हो रहा है उस पर मॉनिटरिंग रखने वाला ये एक नेटवर्क है। तो ये क्या है? एक एनजीओ है, एक गैर सरकारी संस्था है जिसकी स्थापना 1976 में WWF एवं IUCN ने एक संयुक्त संरक्षण कार्यक्रम के रूप में किया था। इसका मुख्यालय कैम्ब्रिज में है, यानी यूनाइटेड किंगडम में। ट्रैफिक वन्यजीव एवं पौधों के व्यापार की निगरानी करता है। इस प्रकार यह विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव निगरानी तंत्र है जो विभिन्न सरकारों और संस्थाओं को जानकारी भी उपलब्ध कराता है। ये साइट्स के सचिवालय को भी सहयोग प्रदान करता है। भारत ने ट्रैफिक की स्थापना WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के एक विभाग के रूप में 1991 में की थी। तो ये आखिरी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में जो है ट्रैफिक के लिए जो है स्थापना विभाग की 1991 में की गई थी। और ये ट्रैफिक है इसकी स्थापना कब हुई थी? संगठन की 1976 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? कैम्ब्रिज UK में। ये सभी ऐसे सवाल हैं जो पूछे जा सकते हैं। अब इसी तरह का एक और संगठन है वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी यानी WCS। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी है। इसकी स्थापना
1895 में की गई थी और इसको पहले न्यूयॉर्क जूलॉजिकल सोसाइटी के नाम से जाना जाता था। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, यूएसए में। इसका लक्ष्य क्या है? विश्व के 15 जैव विविधता वाले क्षेत्रों को संरक्षित करना जो विश्व के 50% से अधिक जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी को धारण करते हो। WCS ने विजन 2020 निश्चित किया है जिसके तहत वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग कर वैश्विक पर्यावरण का अध्ययन करना है। भारत में भी वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी इंडिया, जिसका नाम शॉर्ट में क्या है? WCS इंडिया, ये कार्यक्रम जो है अपनाया गया है और चलाया गया है। अब आज के लास्ट टॉपिक पर यानी यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है जिसको मैब कहते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी चर्चा की थी। तो मैब यूनेस्को का एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य लोगों और उनके पर्यावरण के बीच को संबंध को सुधारना है। जैसा कि आप नाम से ही जान सकते हैं, मैन एंड बायोस्फीयर यानी मानव और उसके जैवमंडल के बीच में अंतर संबंध। तो यूनेस्को ने इसकी स्थापना 1971 में की जो जैव विविधता संरक्षण का एक प्रमुख प्रयास है। इसके विश्वव्यापी यानी वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में 122 देशों के 668 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं जिसमें से 20 पार सीमा यानी ट्रांस बाउंड्री स्थल भी शामिल हैं। भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18 हैं आज की डेट में, और उसमें से 11 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हैं, यानी दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि यूनेस्को के मैब प्रोग्राम से जो है वो सर्टिफाइड हैं, अप्रूव्ड हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी को पिछले 4-5 लेक्चर्स में पूरा कवर कर लिया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपने कोई भी लेक्चर मिस किया हो तो उसको ज़रूर देख लीजिए और इसकी PDF भी मैं जल्दी ही आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर। नमस्कार, धन्यवाद।